गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की क्लास तक अपने आपके जो फर्स्ट चैप्टर था मृदा, चट्टानों का निर्माण, चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण, ये सारी प्रक्रियाएं अपन ने कल के वीडियो तक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। और ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर आप एक बार जो PDF का आपको नोट्स उपलब्ध करवाए हैं उनको पढ़ें आप साथ में, और जो वीडियो है उनको साथ में देखते रहें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती एक बार रिवाइज करके वापस देख लें वीडियो को, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं आप देख लेना, आप जो मैंने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग आपके सारे जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आंसर थे वो भी आपसे आसानी से सोल्व हो जाएंगे अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो। ठीक है। अब ये आशा करते हुए कि आपने अच्छे से पढ़ा है, इसके आगे मैं अब आपके चैप्टर नंबर 2 है जो शुरू करने जा रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम है आपके चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है आपके चैप्टर नंबर 2 है मृदा जीवांश पदार्थ। मृदा जीवांश पदार्थ, अगर इसको इंग्लिश में बोले तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मृदा जीवांश पदार्थ। ठीक है ना। तो दूसरा चैप्टर आपके है मृदा जीवांश पदार्थ। मैंने आपको सिलेबस के अंदर पहले पाठ्यक्रम में बता ही दिया था कि आपके टोटल 12 चैप्टर हैं, जिनके अंदर शुरू से लेकर 1 से लेकर 7 चैप्टर तक तो आपके प्योर मृदा के चैप्टर ये है। मृदा का आयन विनिमय, मृदा के कोलाइड, मृदा के जीवांश पदार्थ, इसके अलावा मृदा के अंदर पोषक तत्व है ना, ये सारी चीज़ें मृदा की अभिक्रियाएँ, ये सारे चैप्टर मृदा से संबंधित है। इसके आगे के आपके पोषक पदार्थ है, पर्यावरण प्रदूषण से है, दुग्ध से संबंधित है, उर्वरकों से संबंधित है। लेकिन शुरू के 6-7 चैप्टर तो आपके किससे संबंधित, मृदा से संबंधित है। तो अपन ने मृदा का फॉर्मेशन आराम से पढ़ लिया कि मृदा का निर्माण किससे होता है, चट्टानों के अपक्षय। और चट्टानों के अपक्षय के कारक भी पढ़ लिए थे अपन ने कि चट्टानों के अपक्षय के कारक कौन कौन से हैं आपके। चट्टानों के अपक्षय के कारक तो अपन ने 3 पढ़े थे, भौतिक कारक, रासायनिक कारक और जैविक कारक। इनको पूरा डिटेल में पढ़ लिया था कल की क्लास तक अपन ने, है ना। तो आज अपन अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मृदा जीवांश पदार्थ, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। अब जीवांश, सबसे पहले मृदा का तो मतलब अपन को पड़ता है सोलम, है ना, भूपपड़ी की ऊपरी परत। अब जीवांश क्या होता है, जीवांश सबसे पहले चैप्टर का नाम अगर समझ में आ जाता है तो चैप्टर के अंदर जो क्या पढ़ना वो अपन को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जीवांश का मतलब क्या होता है, इसको अगर अपन संधि विच्छेद, मतलब हिंदी में पढ़ते हैं संधि विच्छेद करें, जीव और अंश, मतलब जीवों का अंश। किसका अंश, जीवों का अंश। अब जीवों का अंश कैसे, जिसके अंदर जीव कौन से, सजीव, है ना, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं, मनुष्य, जानवरों, इनके अवशेष, या फिर पेड़ पौधों के अवशेष। पेड़ पौधों के अवशेष कैसे, जड़ें, तने, तना, पत्तियां, टहनियाँ, ये सारी चीज़ें। तो जीवों का अंश। तो मृदा जीवांश की अगर अपन परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो सकती है मृदा जीवांश की, कि मृदा के ऊपर वानस्पतिक एवं जीव जंतुओं, जीव जंतुओं के अवशेष को क्या कहते हैं अपन, जीव जंतुओं के अवशेष को अपन कहते हैं मृदा जीवांश पदार्थ। आगे भाषा में परिभाषा क्या हो सकती है, मृदा जीवांश पदार्थ, जीव अवशेष को मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं। कि मृदा के ऊपरी परत के ऊपर वानस्पतिक के अंदर पेड़ पौधे, जीव जंतु सारे आ जाते हैं। जैसे वनस्पति के अंदर बात करें तो अपन पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, पेड़ पौधों की टहनियां हैं, पेड़ पौधों की जड़ें, जैसे पेड़ अगर समाप्त हो जाता है तो उसके जो अवशेष बच जाते हैं, जड़ें जो भूमिगत ही रह जाती है ना, तना है, टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, फूल है, फल है, ये सारी चीज़ें मृदा की ऊपरी सतह पर गिरती है। तो कुछ समय बाद वो धीरे धीरे उनका अपघटन शुरू हो जाता है। अपघटन का मतलब वो धीरे धीरे मृदा के अंदर विलीन हो जाती है। विलीन होने और या फिर जीव जंतु मतलब मनुष्य है, सूक्ष्म जीव है, जीव जंतु जानवर है। जैसे कोई जानवर मृत हो जाता है तो वो भूमि के ऊपर देखते हैं कुछ दिनों के अंदर वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा सूक्ष्म जीव है, मृदा के अंदर खूब सारे असंख्य सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। वो सूक्ष्म जीव मृदा के अंदर धीरे धीरे विलीन होने से क्या हो जाता है, जो पदार्थ बनता है उनको अपन मृदा का जीवांश पदार्थ कहते हैं। आगे बात समझ में, मृदा जीवांश पदार्थ किसे कहेंगे अपन, कि जिसके अंदर मृदा वानस्पतिक एवं जीव जंतुओं के अवशेषों को अपन मृदा जीवांश पदार्थ कहेंगे। ठीक है ना। आगे बात परिभाषा समझ में। और इस वनस्पति के अंदर कौन से हो जाएंगे आपके
पेड़ पौधों की पत्तियाँ, फल, फूल, है ना, टहनियाँ, ये सारे वनस्पति के अवशेष हो जाएंगे। और जीव जंतुओं के अंदर क्या हो जाएंगे? जंतुओं के अंदर सूक्ष्म जीव जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं या भूमि की सतह पर पाए जाते हैं, जीवों के अवशेष, जीवों के अवशेष, ये सारी चीज़ें मिलकर मृदा जीवांश का निर्माण करती है। ठीक है, आगे बात समझ में, मृदा जीवांश पदार्थ क्या होता है। अब इसके बाद में अगर अपन आगे बात करें तो मृदा जीवांश पदार्थ का भूमि के अंदर कितनी मात्रा होती है, तो अपन ने भूमि का कंपोनेंट्स पढ़ा था, मृदा का कंपोनेंट्स ऑफ सोइल, जिसके अंदर मृदा अवयव के अंदर पढ़ा था कि ठोस पदार्थों की मात्रा कितनी होती है, 50% ठोस पदार्थ होते हैं और 50% में द्रव और गैस होते हैं, है ना। ये पढ़ा था ना मृदा का अवयव, जैसे ये 100% अपन ने बनाकर देखा था, आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर पूरा बताया था मैंने आपको डिटेल में कि मृदा के अवयव के अंदर अगर 50% की बात करें तो उसके अंदर होते हैं ठोस पदार्थ और इसके अंदर होते हैं द्रव और गैस 50% के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर द्रव होता है, गैस होता है, इसके अंदर क्या होता है, ठोस के अंदर 45% तक तो आपके क्या पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ, है ना। 45 के अंदर तो क्या होता है, खनिज, और 5% के अंदर क्या पढ़ा था अपन ने, कार्बनिक पदार्थ। क्या था, कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, है ना, कार्बनिक पदार्थ पढ़ा था। अब ये कार्बनिक पदार्थ ही क्या है, जीवांश पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ क्या हो जाए, जीवांश। कार्बनिक पदार्थ किससे मिलकर बना, जीवों के अंश से, ऑर्गेनिक पदार्थ, है ना। तो इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं कि मृदा जीवांश के अंदर तो इन 5% की बात कर रहे हैं अपन, है ना, कार्बनिक पदार्थ के अंदर। तो मृदा का कंपोनेंट्स के अंदर ठोस पदार्थों में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो मृदा के अंदर जीवांश पदार्थ या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी होती है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं आपके 0.1 से 5% तक इनकी मात्रा होती है। किसके अंदर, मृदा जीवांश पदार्थों के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 0.1 से 5% तक पाई जाती है। आगे बात समझ में, तो कार्बनिक पदार्थ कितने, 5% तक होते हैं। अब इसके बाद में आगे बात करें अपन तो मृदा जीवांश किन से मिलकर बनने होते हैं या फिर मृदा जीवांश के स्रोत क्या हैं। तो यहाँ तक तो आगे बात समझिए, मृदा जीवांश पदार्थ किससे बनते हैं, वनस्पतियों जीव जंतुओं के अवशेष से। इसके अलावा एक छोटी सी परिभाषा हर चैप्टर में आपके चल रही है, पिछले चैप्टर में पढ़ी थी अपन ने, ह्यूमस। क्या होती है ह्यूमस की परिभाषा, ह्यूमस का मतलब क्या है, जो जीव जंतुओं एवं पादपों का अवशेष। एक बार वापस परिभाषा बताता हूँ, जीव जंतुओं एवं पादपों के अवशेष, पादपों के अवशेष के अपघटन के बाद, अपघटन से मृदा का रंग क्या हो जाता है, गहरा, मृदा का रंग गहरा भूरा या काला रंग, काले रंग की मृदा बनती है, काले रंग की मृदा बनती है, उससे क्या कहते हैं अपन, उसे अपन ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ह्यूमिनिफिकेशन, कल पढ़ा था अपन ने। तो जीव जंतु में पादपों के अवशेष, उनका अपघटन हो जाता है, एकदम जैसे पत्तियां हैं पहले अलग दिखाई देती है, अपघटन होने के बाद में पूर्णतः अपघटन हो जाता है, तो वो मृदा के अंदर विलीन हो जाती है। मृदा के अंदर विलीन होने के बाद में जो मृदा का रंग क्या हो जाता है, गहरा भूरा या फिर काले रंग की मृदा हो जाती है। तो उस मृदा को अपन क्या कहते हैं, ह्यूमस युक्त, उसे अपन ह्यूमस, उस मृदा को अपन ह्यूमस युक्त मृदा कहेंगे अपन, जिसके अंदर ह्यूमस की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। आगे बात समझ, ह्यूमस किसे कहते हैं। अब इसके बाद में पादपों के स्रोत क्या हैं, पादपों के स्रोत देखो, अब पादपों मतलब जीवांश पदार्थ के, मृदा जीवांश पदार्थ के स्रोत कौन कौन से हैं। तो अगला है आपके टॉपिक, मृदा जीवांश पदार्थ के स्रोत। मृदा जीवांश के स्रोत क्या क्या है ना, मृदा जीवांश के स्रोत कौन कौन से हैं, या फिर पदार्थ नहीं लिखे, सीधा जीवांश ही लिख लें, सॉरी, मृदा जीवांश के स्रोत। अब स्रोत क्या है, मृदा जीवांश के स्रोत दो प्रकार के होंगे, एक तो क्या हो जाएंगे, पादप स्रोत, और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपके, जंतु स्रोत। ये दो ही स्रोत हैं मृदा जीवांश बनाने के। तो सबसे पादप स्रोत को भी अगर अपन बात करें तो दो भागों में बांट सकते हैं पादप स्रोत के अंदर। तो एक तो क्या होगा आपके पेड़ पौधों के अवशेष,
पेड़ पौधों के अवशेष, और दूसरा हो जाएगा आपके हरी खाद। दो प्रकार से बांट सकते हैं। पादपों के अवशेष के अंदर तो क्या आ सकता है, जैसे पत्तियाँ, टहनियाँ, इसके अलावा आपके फूल, फल, पादपों की जड़ें, ये सभी क्या हो गए आपके पादपों के अवशेष हो गए। एक तो ये हो गए आपके पादप स्रोत के अंदर। दूसरी आती है हरी खाद। हरी खाद का मतलब क्या होता है, जैसे अपन खेती बोते हैं तो उससे पहले अपन देखते हैं कि जैसे बारिश होती है तो बारिश होने के बाद में उसके अंदर भूमि के अंदर या फिर खरपतवार उगाती है ना, खरपतवार उग जाती है पूरे के अंदर। तो या फिर क्या करते हैं, कुछ अच्छी खेती प्राप्त करने के लिए लोग क्या करते हैं, पहले जैसे बारिश होने तक उस खेत के अंदर एक बार पानी पिला देते हैं, जिससे उसके अंदर जो खरपतवार होती है पूरी उग जाती है। उगने के बाद जैसे जैसे वो बड़ी हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, कुदाली के द्वारा या फिर मर्दा के अंदर हल चलाकर उस जो हरी खाद होती है उसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। दबाने से क्या हो जाती है, वो अब वो जो हरी खरपतवार थी मिट्टी के अंदर दबने से क्या हो जाती है, अपघटित हो जाएगी, और अपघटित होकर वो क्या करती है, मृदा के अंदर जीवांश पदार्थ की मात्रा को बढ़ाती है। तो दूसरी हरी खाद के अंदर जैसे खूब सारे, जैसे इसके अंदर खेती भी की जाती है ढेंचा की, कुछ पदार्थ उत्पादक होते हैं, ढेंचा, सनई, इनको क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। उगने के बाद में दबाने से ये क्या करते हैं, अपघटित हो जाते हैं और मृदा में जीवांश पदार्थों की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो हरी खाद के रूप में जैसे खरपतवार है ना, नहीं उगाते हैं तो अपने आप उग जाती है ना, तो उनका भी क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर दबाने से जो अपशिष्ट अवशेष बनता है उसको अपन पादप के लिए पादप स्रोत कह सकते हैं, मृदा जीवांश का पादप स्रोत कह सकते हैं। फिर जीव जंतुओं के स्रोत, जीव जंतुओं के अंदर तो अपन पढ़ ही चुके हैं, जिसे सूक्ष्म जीव, फंजी, एल्गाई है ना, ये सारी चीज़ें, प्रोटोजोआ वाले जीव सूक्ष्म जीव हो गए, मृत जीव, जीवों के अवशेष जैसे छोटी छोटी हड्डियां हैं, है ना, जीवों के अवशेष, ये क्या हो गए, सारे जीवांश पदार्थ के आपके स्रोत हो गए। जीव जंतुओं के स्रोत मृत जीव, सूक्ष्म जीव है, पेड़ जीव जंतुओं के अवशेष हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, जीवांश पदार्थ के दो स्रोत हो गए आपके, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। ध्यान रखना, पूछते हैं जीवांश पदार्थ के स्रोत कौन कौन से, तो पादप स्रोत और जंतु स्रोत, ये दो प्रकार के स्रोत हो गए बेटा। तो यहाँ तक ये एक टॉपिक है आपके जीवांश पदार्थ के स्रोत। फिर उसके बाद में आता है मृदा जीवांश का संगठन। क्या आता है, मृदा जीवांश का संगठन। अगला टॉपिक आता है आपके मृदा जीवांश का संगठन। मृदा जीवांश का संगठन क्या हो सकता है। अब संगठन की अगर अपन बात करें तो संगठन के अंदर होगा आपके जीवांश पदार्थ का संगठन। मेनली अगर अपन बात करें तो जीवांश पदार्थ के संगठन के अंदर 90% तत्व तो क्या होते हैं, 3 ही तत्व होते हैं जो पादपों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के रूप में होते हैं। 90% के अंदर 3 तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। ये इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं जो 90% तत्व कार्बन के अंदर CHO, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले पदार्थ ही पाए जाते हैं। इसके अलावा खूब सारे पादपों के जैसे जिनकी सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं उनके अंदर आपके हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, इसके अलावा आपके जिंक है, जस्ता, इसके अलावा तांबा है, इसके अलावा पोटेशियम है, इसके अलावा फास्फोरस है ना। ये सारे जैसे खूब सारे तत्व होते हैं, पोटेशियम है, फास्फोरस है, मोलिब्डेनम है ना, सोडियम है। ये सारे तत्व आपके क्या है, इनकी मात्रा होती है बाकी के 10% के अंदर। 90% के अंदर इंपॉर्टेंट तत्व यही पाए जाते हैं ना मृदा के संगठन के अंदर। इसका संगठन अपन 2 प्रकार से बांट सकते हैं। पहले तो 90% का यही तत्व होते हैं। इसके अलावा ये तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनको नाम लिखूँ मैं, कैल्शियम, ये तो पता है 12th क्लास में पढ़ रहे हैं अपन। कैल्शियम, Mg किसका प्रतीक चिन्ह है, मैग्नीशियम, MO किसका है, मोलिब्डेनम, जिंक किसका है, जस्ता, जिंक का जस्ता, कॉपर का तांबा, के का पोटेशियम, ठीक है ना, इसका फास्फोरस, सोडियम, है ना।
तो इस प्रकार से ये धातुएं पाई जाती है। अब इसको अगर अपन मृदा जीवांश को संगठन के अंदर बांटें तो इसको दो भागों में बांटा गया आपके मृदा जीवांश संगठन को। इसको एक पूरा डायग्राफ के द्वारा या फिर रेखा चित्र के द्वारा अगर अपन समझें तो मृदा जीवांश पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। मृदा जीवांश पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जीवांश पदार्थ, आसानी से समझ लेंगे, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बनता है इसमें से 1 नंबर का या 2 नंबर का। तो जीवांश पदार्थ के दो टाइप हो गए आपके। पहले तो सबसे पहले आ गया आपके कौन सा, कार्बनिक पदार्थ, और दूसरा है आपके अकार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर। अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ दो भागों में बांट दिया। फिर कार्बनिक पदार्थ को फर्दर डिवाइड करें तो कार्बनिक पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपके दो भागों में बांटा गया है, एक तो है नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, और दूसरा है नाइट्रोजन रहित पदार्थ। पहला क्या है, नाइट्रोजन युक्त, और दूसरा है नाइट्रोजन रहित। आगे बात है नाइट्रोजन युक्त और नाइट्रोजन रहित। अब नाइट्रोजन युक्त को भी वापस कितने भागों में बांटा गया, आपके दो भागों में। एक तो है जल विलय और दूसरा है आपके जल में अविलय। एक तो क्या हो गया आपके जल विलय और दूसरा अविलय। तो इसको थोड़ा ऊपर बनाओगे, नीचे नाम आपको दिखेंगे नहीं, बना देता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे ना, वापस बना रहा हूँ, थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ जिससे आपको आसानी से दिख जाए। जीवांश पदार्थ, इसको दो भागों में बांटा है। कौन सा, कार्बनिक पदार्थ और दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ को वापस दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आपके नाइट्रोजन युक्त, और दूसरा है नाइट्रोजन रहित। युक्त का मतलब नाइट्रोजन है जिसके अंदर, रहित का मतलब जिसके अंदर नाइट्रोजन नहीं है। अब नाइट्रोजन युक्त को भी कितने भागों में बांटा गया, वापस दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आपके जल विलय, कौन सा है, जल विलय, और दूसरा है जल अविलय, जिसके जो जल में घुल जाते हैं वो, और जो जल में अविलय रहते हैं वो। तो जल विलय के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे आपके पदार्थ। इसके एग्जाम्पल बात करें तो एक तो नाइट्रेट, दूसरा है एमिनो अम्ल, इसके अलावा अमोनिकल यौगिक, साफ लिख देता हूँ, अमोनिकल यौगिक, इसके अलावा एमिनो समूह है ना, इसके अलावा एमाइड। ये सारे तो क्या हैं, जल में विलय हैं। इसके अलावा जल में अविलय की बात करें अपन तो पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन, जो क्या होते हैं जल में अविलय होते हैं, प्रोटीन, पेप्टोन्स, ये सभी क्या हैं, ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, ये पदार्थ रासायनिक यौगिक है ना। जैसे अपन भोजन के रूप में प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन किसके अंदर होता है, जैसे दालों के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। फिर एमिनो अम्ल, नाइट्रेट, ये सभी क्या है, केमिकल रासायनिक कंपोजिशन है, क्या रासायनिक यौगिक हैं ये। अगर जल में विलय और जल में अविलय। अब इसके बाद में अपन बात करें नाइट्रोजन रहित, तो नाइट्रोजन रहित को कितने भागों में बांटा गया, आपके नाइट्रोजन रहित पदार्थों को बांटा गया है, आपके 3 भागों में बांटा गया है। नाइट्रोजन रहित को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो है आपके, इसको नीचे लेते हैं, पेप्टोन्स, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है आपके ईथर विलय, कार्बोहाइड्रेट्स, और दूसरा है आपके, पहले तो कार्बोहाइड्रेट के यौगिक, दूसरा है ईथर, और तीसरा है आपका लिग्निन।
कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, शर्करा है, सरल प्रोटीन है ना, शर्करा, सरल प्रोटीन, स्टार्च, क्या आएंगे आपके, शर्करा, सरल प्रोटीन, स्टार्च, ये सभी क्या हैं आपके इसके अंदर आपके आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट के अंदर। और इत्र के अंदर भी घुलनशील, इत्र घुलनशील आ जाएंगे आपके वसा एवं वसीय अम्ल, वसा एवं वसीय अम्ल। और लिग्निन तो है सबसे कठोर पदार्थ होता है, लिग्निन पातब का, है ना, तो ये क्या है, जल में अविलय रहता है, लिग्निन सबसे कठोर पदार्थ होता है। आगे बात समझ में, तो ये तो हो गए आपके कार्बनिक पदार्थों की बात। अगर अपन अकार्बनिक पदार्थों की बात करें तो अकार्बनिक पदार्थों के अंदर आएंगे आपके कैल्शियम, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा नहीं होती, अकार्बनिक पदार्थ, कैल्शियम, इसके अलावा पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, जस्ता, इसके अलावा कैल्शियम, पोटेशियम, जस्ता, फास्फोरस, मोलिब्डेनम, कैल्शियम, पोटेशियम, जस्ता, फास्फोरस, मोलिब्डेनम, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, कैल्शियम, मोलिब्डेनम, कॉपर, तांबा, है ना, ये इस प्रकार से क्या होते हैं आपके जो है अकार्बनिक पदार्थ हैं इत्यादि। तो अपन ने जीवांश पदार्थों के अगर अपन को इनको समझने हैं तो इसके दो भागों में बांट दिया अपन ने, कितने भागों में, दो भागों में, कार्बनिक पदार्थ, दूसरा अकार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में वापस, नाइट्रोजन युक्त और नाइट्रोजन रहित, जो जिसके युक्त जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है और जिसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होती। तो नाइट्रोजन युक्त दो पदार्थ बांटे गए, वे यौगिक जो जल में विलय हैं वो नाइट्रोजन युक्त यौगिक, और जो जल में अविलय हैं वो नाइट्रोजन। जल में विलय आपके नाइट्रेट है, अमीनो अम्ल है, अमोनिकल यौगिक है, एमाइड है, NH, है ना, तो ये सारे जल में अविलय के अंदर जो पेप्टेन्स, प्रोटीन, पेप्टोन्स, ये सभी क्या जल में अविलय पदार्थ हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन रहित कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है, इत्र में घुलनशील है, लिग्निन है, ये सभी क्या हैं आपके नाइट्रोजन रहित पदार्थ हैं। जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर शर्करा, सरल प्रोटीन, स्टार्च, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में इत्र में घुलनशील, इत्र के अंदर ये वसा एवं वसीय अम्ल तो क्या जल में अघुलनशील होते हैं, तो इत्र के अंदर घुलने पर घुल जाते हैं। लिग्निन सबसे कठोर पदार्थ होता है, तो ये सारी चीज़ें आपके क्या होगी अकार्बनिक पदार्थ के अंदर। और कार्बनिक पदार्थ के अंदर और अकार्बनिक पदार्थ के अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस, मोलिब्डेनम, तांबा, ये सारी चीज़ें, कॉपर, है ना, ये सारी चीज़ें आपके इसके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ तक तो अपन ने जीवांश पदार्थों के अंदर पढ़ लिया कि जीवांश पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। अब इसके आगे है आपके जीवांश पदार्थों का संगठन, जिसके अंदर जीवांश पदार्थों की कितनी मात्रा पाई है, कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा कितनी है, सेलुलोज कितना है, लिग्निन कितना है, इसका फिक्स कंपोजिशन है वो याद रखना। आपको एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि इसके अंदर जीवांश पदार्थों में लिग्निन की मात्रा कितनी होती है या प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो इसके आधार पर कार्बोहाइड्रेट का जीवांश पदार्थों का संगठन की बात करें तो जीवांश पदार्थों का संगठन के अंदर आपके है जीवांश पदार्थों के संगठन के अंदर सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर तीन कण है। सबसे पहले शर्करा, कार्बोहाइड्रेट के अंदर तीन कण है, सॉरी शर्करा क्या, स्टार्च लिख दिया, स्टार्च, हेमीसेल्यूलोज और तीसरा है आपके सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थ है। सेल्यूलोज कठोर पदार्थ होता है जो क्या होता है 3000 कितने 3000 ग्लूकोज 3000 ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बनता है। 3000 ग्लूकोज बराबर एक सेल्यूलोज का अणु बनता है। ग्लूकोज जानते हैं अपन, ग्लूकोज क्या होता है, जो अपन भोजन करते हैं तो वो भोजन किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर। तो ये क्या होता है, सेल्यूलोज का एक अणु बनता है जो कितने 3000 ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, जिसके अंदर आपके स्टार्च की मात्रा कितनी होती है, इसके अंदर 1 से 5% तक। हेमीसेल्यूलोज की मात्रा होती है 10 से 28% तक, ठीक है। और सेल्यूलोज की मात्रा होती है आपके 10 से 50% तक। इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है आपके। आगे बात समझ में, तो स्टार्च की मात्रा कितनी है
स्टार्च की मात्रा है आपके 10 से 28%, हेमीसेलुलोज स्टार्च की मात्रा 1 से 5%, हेमीसेलुलोज 10 से 28% और सेलुलोज 20 से 50% तक। इसके बाद में आपके कार्बोहाइड्रेट के बाद में आता है आपके वसा एवं वसीय अम्ल। वसा एवं वसीय अम्ल, एक होता है दूसरा प्रोटीन, और नंबर 4 है आपके लिग्निन, प्रोटीन और लिग्निन। अब इनका क्या होता है रेशियो, देखो वसा एवं वसीय अम्ल तो होते हैं आपके 1 से लेकर 8% तक, 1 से लेकर 8% तक। ये होता है आपके 10 से लेकर 30%, 10 से 30%, और ये होता है आपके 1 से लेकर 15% तक लिग्निन की मात्रा। सॉरी ये इनका ये रेशियो होता है, ये आप ध्यान रखें। पूछ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा होती है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज स्टार्च 1 से 5%, हेमीसेलुलोज 10 से 28, सेलुलोज 20 से 50%, वसा एवं वसीय अम्ल 1 से 8%, प्रोटीन होते हैं 1 से 15% तक, और लिग्निन होते हैं 10 से 30% तक। ये क्या होती है, एक जीवांश पदार्थों का निश्चित संगठन है, इसके अंदर क्या क्या कितनी मात्रा होती है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है जीवांश पदार्थों का विच्छेदन। विच्छेदन का मतलब क्या होता है, जीवांश पदार्थों का टूटना, जीवांश पदार्थों को ह्यूमस के अंदर या सरल पदार्थों में बांटना क्या कहलाता है, विच्छेदन कहलाता है ना। तो जीवांश पदार्थों का अगला टॉपिक है आपके जीवांश पदार्थों का विच्छेदन। जीवांश पदार्थों का विच्छेदन, जीवांश पदार्थों अपन जानते हैं, इनका विच्छेदन का मतलब क्या होता है, जीवांश पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना। जीवांश पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना, जिसके अंदर क्या होता है, जीवांश पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, जीवांश पदार्थों को कि अपन जैसे मृदा के अंदर खूब सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कवक है, इसके अलावा शैवाल हैं, एक्टिनोमाइसीटीज हैं, एक्टिनोमाइसीटीज, ये सारे तत्व सूक्ष्म जीव मिलकर मृदा के अंदर जो पादपों के और जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं उनको क्या कर देते हैं, अपघटित या विच्छेदित कर देते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, जीवांश पदार्थों के विच्छेदन। ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा मृदा के अंदर जो पदार्थ होते हैं उनका विच्छेदन करना तोड़ना, सरल भागों में यौगिकों में तोड़ना क्या कहलाता है, विच्छेदन कहलाता है। अब विच्छेदन की प्रक्रिया क्या होती है, ये कहाँ पर ज़्यादा होती है, तो ये तीव्र गति से होती है नम एवं शुष्क स्थानों पर। जिस मिट्टी के अंदर नमी होती है, आर्द्रता होती है, वहाँ पर क्या होता है, विच्छेदन की प्रक्रिया शीघ्र होती है, और जहाँ पर नमी एवं शुष्कता कम होती है तो वहाँ पर क्या होती है, विच्छेदन की प्रक्रिया बहुत कम होती है। अब इनका एक क्या है, विच्छेदन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, तो क्या होता है, सरल भागों में तोड़ना। तो इसका एक जो पदार्थ जिनका विच्छेदन शीघ्र हो जाता है उनका नाम मैं पहले लिख रहा हूँ, और जो जिनका विच्छेदन धीमी गति से होता है तो उनके कुछ 1-2 नाम हैं जो आप देख लो। सबसे पहले जैसे शर्करा है, स्टार्च है एवं सरल प्रोटीन, इनका विच्छेदन क्या हो जाता है, शीघ्र गति से हो जाता है। शर्करा के बाद में अगर इनके विच्छेदन से क्या बन जाती है, जैसे क्रूड प्रोटीन होती है ना, क्रूड प्रोटीन। फिर उसके बाद में है क्रूड प्रोटीन के बाद में हेमीसेल्युलोज। इन सबसे कम समय में शीघ्र विच्छेदन हो जाता है शर्करा एवं स्टार्च, सरल प्रोटीन का। फिर क्रूड प्रोटीन का ज़्यादा समय लगता है, फिर हेमीसेल्युलोज के अंदर उससे ज़्यादा समय लगता है, और फिर सेलुलोज के अंदर हेमीसेल्युलोज से भी क्या होता है, सेलुलोज थोड़ा कठोर भाग होता है तो उसका विच्छेदन और धीमी गति से होता है। और लिग्निन सबसे कठोर पदार्थ होता है तो उसके विच्छेदन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत धीमा प्रोसेस है। जो इन पदार्थों का तो क्या हो गया, शीघ्र विच्छेदित हो जाता है, शीघ्र विच्छेदन होना किनका, शर्करा एवं सरल का। जैसे जैसे अपन नीचे बढ़ रहे हैं तो उन पदार्थों का क्या होता है, धीमी गति से विच्छेदन होता है, क्या होता है, धीमा विच्छेदन होता है। आगे बात समझ में। शीघ्र विच्छेदन तो इनका पदार्थ का, क्रूड प्रोटीन का इससे ज़्यादा समय लगता है, हेमीसेल्युलोज में इससे ज़्यादा समय लगता है, सेलुलोज में हेमीसेल्युलोज से ज़्यादा समय लगता है, और सेलुलोज के अंदर और लिग्निन के अंदर ये सेलुलोज से भी ज़्यादा समय लगता है। तो अभी तक आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा मृदा जीवांश पदार्थ क्या होता है। जीवांश पदार्थ
वनस्पति के जीव जंतुओं के अवशेष को अपन जीवांश पदार्थ कहते हैं। अब फिर जीवांश पदार्थ के स्रोत पढ़े, दो प्रकार के, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पादप स्रोत के अंदर भी दो, पेड़ पौधों के अवशेष और हरी खाद। जंतु स्रोत पढ़ लिए, फिर उसका संगठन का पूरा अपन ने चार्ट बनाकर देख लिया। जीवांश पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। फिर कार्बनिक पदार्थों को दो भागों में बांटा गया, जल में विलय या नाइट्रोजन युक्त और नाइट्रोजन रहित। फिर नाइट्रोजन युक्त को दो भागों में, जल में विलय और जल में अविलय, इस प्रकार से पढ़ लिया था। फिर जल में विलय वाले, फिर अकार्बनिक पदार्थों का बात कर ली। फिर है अपन ने जीवांश पदार्थ का संगठन पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिग्निन, सेलुलोज, इन सब का संगठन पढ़ लिया। कार्बोहाइड्रेट के 3, स्टार्च, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज। वसा, लिग्निन और प्रोटीन, इनके बारे में बात कर ली। फिर उसके बाद में जीवांश पदार्थों का विच्छेदन की बात की। तो विच्छेदन क्या होता है कि जो अवशेष, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, उनको मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल यौगिकों में तोड़ना क्या कहलाता है? विच्छेदन कहलाता है। और विच्छेदन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? नमी एवं शुष्क स्थानों पर ज़्यादा होती है, और उष्ण एवं वहाँ पर क्या होती है? विच्छेदन की प्रक्रिया धीमी होती है। कुछ पदार्थों का विच्छेदन क्या हो जाता है? शीघ्र हो जाता है, और कुछ पदार्थों का विच्छेदन बहुत धीमी गति से होता है। तो शीघ्र होने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? शर्करा, स्टार्च, सरल प्रोटीन। और इनसे ज़्यादा समय लगता है क्रूड प्रोटीन में, इनसे ज़्यादा लगता है हेमीसेलुलोज में, इनसे ज़्यादा समय लगता है सेलुलोज में, और इनसे ज़्यादा लगता है समय लिग्निन में। तो ये आपने आज की क्लास में यहाँ तक पढ़ा है। अगर जाकर पढ़ें, आपको PDF आपको सेकंड चैप्टर की उपलब्ध करवाई दी है, तो जिसको आप आसानी से पढ़ सकें। तो आज की क्लास में अपन क्या करेंगे? यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, गुड लक। ढोक जो पाँच थोड़ा चैप्टर का नाम तो लिखो ना, बोल नाम लिखेगा ना।